शांति। थैंक यू प्राची जी। आप सबका स्वागत है इस वास्तुशास्त्र 3 डे की क्लास में। आज से हमारी वास्तुशास्त्र की क्लास स्टार्ट होती है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं गायत्री मंत्र का जाप करूंगी। आप सब मुझे ज्वाइन कीजिए। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज से वास्तुशास्त्र की हमारी क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम समझेंगे कि आखिर वास्तु है क्या। जो भी हम ये रील्स देखते हैं, ये सामान इधर रख दीजिए आपका ये हो जाएगा, वेस्ट में ये रख दो ये हो जाएगा, साउथ की एंट्रेंस है आपका खराब हो जाएगा, बड़ी खतरनाक है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, या साउथ फेसिंग घर है तो ये बहुत खतरनाक घर है। इन सब चीजों पर हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे डायरेक्शंस, कौन सी डायरेक्शंस हमें क्या दे रही हैं, किस हिसाब से हम वास्तु को देखें, कैसे वास्तु को देखा जाता है, कैसे डायरेक्शंस को देखा जाता है, एक बेसिक वास्तु को कैसे किया जाता है। क्या वाक्य में टॉयलेट प्रॉब्लम कर रहा है, क्या वाक्य में किचन प्रॉब्लम कर रही है, या साउथ फेसिंग जो घर होता है क्या वाक्य में इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन सब सवालों के जवाब इन 3 डेज की क्लासेस में होगा। जिन लोगों का भी ग्रेडेड मैप है वो अपने ग्रेडेड मैप ग्रुप में डाल सकते हैं। जो भी एक लकी वन निकलेगा उसके ग्रेडेड मैप का एनालाइज करेंगे और लाइव समझेंगे कि उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैप को यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूंगी, तो आप लोग सोचकर ही इस ग्रिड को ग्रुप्स में डालिएगा, क्योंकि जब मैं बात करूंगी तो आपको लाइव आना होगा। 3 दिन की क्लास आपको ये लेनी होगी और सवालों के जवाब यहाँ पर देने होंगे। जो भी कंफर्टेबल हो यहाँ पर जवाब देने के लिए प्लीज अपनी ग्रिड जरूर डालिएगा। वास्तु के बारे में हम बात करते हैं। अभी तक हमने बहुत कुछ सुना है वास्तु। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें लेते हैं। अभी तक हमने ये सुना था कि क्या किसी का नेचर चेंज हम कर सकते हैं। अभी तक जितनों से भी चुना है जी, नेचर चेंज नहीं होता। एक बार जो नेचर बन जाता है वो चेंज नहीं होता। कौन कौन कहता है कि नेचर चेंज नहीं होता? हैंड रेज कीजिए जो जो मानता है कि नेचर चेंज नहीं होता। हैंड रेज कीजिए। कोई गुस्से वाला है वो गुस्से वाला ही रहेगा, कोई चुप रहने वाला है वो चुप ही रहेगा, किसी के रिलेशन खराब है तो ये भाग्य में लिखा होगा। कौन कौन ये चीज समझता है? हैंड रेज कीजिए, प्लीज इंटरेक्ट कीजिए। आपको बहुत मजा आएगा अगर इंटरेक्ट करेंगे। अनिल जैन जी मानते हैं इस चीज को कि नेचर चेंज नहीं होगा। थैंक यू अनिल जी। और कोई जो मानता हो कि नेचर चेंज नहीं होता? आज मैं इसी पे बात करूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम वास्तु को जानेंगे, फिर धीरे धीरे हम डायरेक्शंस पर आएंगे, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स पर आएंगे। इसके बीच में जो जो रेमेडीज होंगी, जो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। कोई एक टॉपिक होगा उसके बाद मैं थोड़ा सा पॉज दूंगी, आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी। प्लीज आप लोग तभी बात कीजिएगा, बीच में अनम्यूट करके अपनी बात नहीं कीजिएगा। उससे इंटरेक्ट होता है। बाद में जो लोग यूट्यूब पर इसको देखेंगे उनको प्रॉब्लम होती है। तो सबका ध्यान रखते हुए, एक एक टॉपिक लेते हुए, जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ आप हैंड रेज कीजिए। मैं आपको अनम्यूट का एक्सेस दूंगी, देन आप अपनी बात कर सकते हैं। तो चलिए, नेचर चेंज नहीं होता। अभी तक अनिल जी ने हैंड रेस किया है। क्या और सबको लगता है कि हम किसी का नेचर बदल सकते हैं? क्या ये बात है? बताइए। सबको ये लग रहा है, सिर्फ एक अनिल जी हैं जिनको लग रहा है कि नहीं चेंज हो सकता? चलिए, मैं एक स्लाइड लगा रही हूँ, उसके ऊपर आपको मैं इस चीज का सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करूंगी। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या नेचर चेंज हो सकता है। स्लाइड आ गई है? स्लाइड आ गई है तो थम्स अप दे दीजिए मुझे।
अगर स्लाइड आ गई है। थैंक यू अनिल जी। चलिए, किसी का भी नेचर डेवलप करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो होती है, पहला होता है आहार। आप लोगों ने सुना होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। आहार, जैसा आहार खाते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व डेवलप होता है। हैंड रेज कीजिए कोई इस चीज को मानता है तो। आहार से हमारी नेचर में बहुत, ब्रिज जी का हैंड रेज हुआ है, सुनीता जी का हैंड रेज हुआ है। यानी कि आहार से इफेक्ट आता है ना, विच अनिल जी का भी हुआ है। प्लस आहार के साथ विचार, जैसा हम विचार रखते हैं वैसा हमारा व्यक्तित्व दिखाई देता है। तीसरा, व्यवहार, जैसा हम व्यवहार करते हैं वो डिसाइड करता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। विचार, जैसा हम विचार रखते हैं, जैसा हम व्यवहार करते हैं। चौथा होता है हमारा कर्म। ये चार चीजें हैं जिन पर हमारा नेचर या हमारा व्यक्तित्व या हमारी लाइफ डिपेंड करती है, ये चार चीजों पर। जैसा आहार होगा वैसा हमारा मन होगा, जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारी थिंकिंग होगी। विचार और थिंकिंग एक ही बात है। जैसी हमारी थिंकिंग होगी वैसा हमारा व्यवहार होता है ना। यानी कि हम इस चीज को एग्री कर रहे हैं कि ये चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी का नेचर डेवलप करने के लिए। चलिए, अब विचार पर, व्यवहार पर और कर्म पर, इन तीनों पर वास्तु अपना कंट्रोल रखता है। अभी मैं इस चीज को साबित कर दूंगी। कितने लोग मानते हैं कि वास्तु कंट्रोल करता होगा विचार, व्यवहार, कर्म पर? हैंड रेस कीजिए, अगर नहीं है तो मत कीजिएगा। सुनीता जी करती हैं क्योंकि शायद सुनीता जी ने पहले देखा हुआ है। अनिल जी भी करते हैं। चलिए, अब पहले ये क्लियर करते हैं कि वास्तु है क्या, कैसे ये विचार, व्यवहार, कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। आहार हमारे अपनी नेचर पर होता है, हम क्या पसंद करते हैं, इसको हम बाहर रख रहे हैं वास्तु से। हम कह रहे हैं विचार, व्यवहार और कर्म वास्तु कंट्रोल कर। अभी मैं प्रूफ देती हूँ इस चीज का। वास्तु है क्या? वास्तु देखा जाए, वास्तु 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 है क्या? वास्तु एनर्जीज हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जीज, उन्हीं का ही समीक्षण या उन्हीं का ही एक जो गेट टुगेदर है, वो है वास्तु। अब वास्तु जो है उसको हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट या नेगेटिव एनवायरनमेंट कह सकते हैं ना। वास्तु से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट या एक नेगेटिव एनवायरनमेंट तैयार होता है। यानी कि जैसा एनवायरनमेंट होता है उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर पड़ता है। इसके एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दिए। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह चले गए हैं जहां पे दुर्घटना कोई हुई हुई है, आप वहां पर खड़े हुए हैं, वो दृश्य आप देख रहे हैं, रुदन हो रहा है, रो रहे हैं लोग, लोग बहुत दुखी हैं। आप उस एनवायरमेंट में 5 या 10 मिनट आप खड़े हुए, आप लोगों से पूछ रहे हैं क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, क्या हुआ है। पूछा, 10-15 मिनट आप वहां खड़े हुए हैं, आप देखेंगे आपका मन बोझिल हो चुका है। जो दुर्घटना हुई है उससे आपका कोई लेना देना नहीं था, उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं था, किसी चीज से आपका कोई लेना देना नहीं, तो भी आपका मन बोझिल हो रहा है। आपका मन कर रहा है यहाँ से हटे। हो रहा है, ऐसा होता है ना। यही हम मंदिर में चले जाएं, वहां पर बहुत अच्छे भक्ति गीत चल रहे हैं, सब मगन हो रहे हैं, राम नाम का कीर्तन चल रहा है, कृष्ण जी का वो चल रहा है। लोट, आप कभी ना वहां पर जाओ, इस्कॉन टेम्पल गया कोई? वहां पर जो ढोलक उनकी बजती है, जो उनका म्यूजिक बजता है, उसके साथ साथ आप खड़े होते हैं, लेकिन तब भी आपके पैर नाच रहे होते हैं जबकि आप नाचना नहीं जानते। कोई शादियों में आपको पकड़ के खींचे, आप कहोगे मुझे नहीं आता नाचना।
लेकिन वहां पर आपके पैर चलने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाला इम्पैक्ट, उस एनवायरमेंट का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा होता है। आपका मन प्रसन्न हो रहा होता है, आप बहुत खुश होते हैं, मगन हो जाते हैं। नॉर्मली जब हम थोड़ा सा भी लो फील करते हैं, हम मंदिर में जाना पसंद करते हैं, वहां पर बैठते हैं, हम मंदिर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हम कहते हैं वहीं जाएंगे, दर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां का जो एनवायरनमेंट है वो हमें सुकून दे, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ बन जाता है। कभी ऐसा होता है जब हम बहुत थक जाते हैं, हम हमें लग रहा होता है अब हमें ब्रेक चाहिए, है ना? हम क्या करते हैं, जब हमें ब्रेक चाहिए हम भागते हैं हिल स्टेशन। बस भागते हैं ना। जबकि क्यों भागने की जरूरत क्या है? आपके मोबाइल में सारा कुछ है, उसको खोलो, हिल स्टेशन को देखो, मजे लो। ना पैसे लगेंगे, ना जाना पड़ेगा, ना एनर्जी लगेगी। लेकिन नहीं, हमें सुकून नहीं मिलता। हम जब उस जगह पर जाते हैं, वहां पर 2-3 दिन रहते हैं, हमारा माइंड थोड़ा सा फ्री हो जाता। होता है ऐसा। जबकि मोबाइल पे तो हम स्विट्जरलैंड घूम सकते हैं बड़े मजे से, लेकिन हम करें क्या? उसका इम्पैक्ट ही नहीं आना। क्यों? क्योंकि उस एनवायरनमेंट के अंदर हम नहीं हैं। जब हम उस एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं तभी उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा होता है। और मोस्टली हम लोग हिल स्टेशंस पर जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहां नेचर बहुत अच्छी, ग्रीनरी हो, पानी हो, पहाड़ हो, हमें कोई छेड़ने वाला ना हो। ऐसा नहीं होता हमारा मन बोझिल है, चलो आज हम कहीं भीड़ वाली जगह मार्केट में जाएंगे, ऐसा हम सोचते भी नहीं। है ना? बहुत मन मेरा बहुत खराब हो रहा है, मैं सदर घूम के आता हूँ। नहीं, क्योंकि वहां का एनवायरमेंट पीसफुल नहीं है। आप जाओगे हिल स्टेशन, आप जाओगे नेचर के पास। क्यों? क्योंकि नेचर का एनवायरमेंट आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज देता है, आप वहां से हील होकर आते हो। इट मीन्स, ये प्रूव होता है कि जब हम एन पर्टिकुलर एनवायरमेंट में होते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ये प्रूव्ड है। हो गया प्रूव, तो थम्स अप दे दीजिए, नहीं तो और एग्जांपल बताऊंगी। चलिए, थैंक यू जी। अब जब 15 मिनट, 20 मिनट, 3 दिन, एक हफ्ता, अगर हम एक एनवायरमेंट में रहकर अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं या अपना मूड सही कर रहे हैं, तो सोचिए जिस घर में हम 24 घंटे या 12 घंटे रहते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितना ज्यादा आता होगा। और ये हमारे सबकॉन्शियस के माइंड के साथ ऐसा अलाइन होता है कि हमें खुद पता नहीं लगता कि हम जो है उसके इम्पैक्ट में है, उस एनर्जी के अंदर है। अब वो एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसा हमारा घर होगा वैसे हम होंगे। तभी आप किसी के घर में जब जाते हैं, आप देखते हैं, किसी के भी घर में आप जाके उसके फाइनेंशियल कंडीशन देख सकते हैं क्या है, बिना उससे पूछे। घर में अच्छे से पर्दे लगे हुए हैं, साफ सुथरा सा घर है, अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई हैं, एनवायरमेंट प्योर है, आपको वहां पर पता लगेगा कि व्यक्ति का रहना सहना कैसे होगा। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है, सब कुछ है उसके पास, उसके घर गए हो, बिखरा बिखरा घर, गंदा घर, उसमें जाले लगे हुए हैं या जगह जगह लीकेज हो रही है, वो आपके सामने बादाम की बर्फी भी रख देगा ना, आप खाना पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट आपके साथ अलाइन हो ही नहीं पाए। बैड एनर्जीज। इट मीन्स, ये प्रूफ है कि एनवायरमेंट से हमारा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब एनवायरमेंट क्या करता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी एनवायरमेंट, स्लाइड है ना आपके सामने, स्लाइड आई हुई है ना, इसी पर लिख रही हूँ। कोई भी एनवायरमेंट जो है ये क्रिएट करता है, एनवायरमेंट क्रिएट करता है फीलिंग। जैसा एनवायरमेंट होगा वैसी हम फीलिंग लेते हैं, वैसा हम फील करते हैं।
तभी हमें किसी गंदे घर में बैठ के बैड फीलिंग आती है, किसी साफ सुथरे घर में बैठ के बहुत गुड फीलिंग आती है। एनवायरमेंट से हम फील लेते हैं और फील से बनता है थॉट। जैसी हम फील लेंगे अच्छी या बुरी, वैसा हम थॉट क्रिएट करते हैं। और जैसा हम थॉट क्रिएट करते हैं, वैसा ही हम एक्शन करते हैं। कैसे? किसी के घर में बहुत गंदा बिखरा बिखरा घर है, हमें फील आ रहा है सही नहीं है, ये तो बेकार है। हम क्या करेंगे? वैसा सा थॉट लेंगे, जैसी फील आएगी। थॉट लेके एक्शन क्या करेंगे? चलते हैं यहां से, अपना काम किया, चलो। और जैसा एक्शन होता है वैसा ही फिर हमें रिएक्शन हो जाता है। जो एक्शन हम बार बार करेंगे वो बनती है हमारी नेचर। जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, एनवायरमेंट से हमें एक फील डेवलप होता है। जैसे कि कहीं दुर्घटना हुई है, हमारे अंदर दर्द की फीलिंग है। और दर्द की फीलिंग कौन सा थॉट लाती है? आपके किसी दर्द को छेड़ेगी जो आपके साथ हुआ होगा। और वो थॉट जो है वो आएगा एक्शन में। मान लीजिए ऐसा एनवायरमेंट है लड़ाई झगड़े वाला, किसी ने दे दी आपको गाली, अब फील आएगा इंसल्ट वाली, फीलिंग ले लोगे। थॉट कौन सा आएगा? इसकी हिम्मत कैसे हुई? और एक्शन में क्या करोगे? या तो मारोगे या उसको गाली दे दोगे। और एक्शन का रिएक्शन सामने वाला भी वही करने वाला है। और आपकी एक नेचर डेवलप होती है जब आप बार बार एक ही एक्शन करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ले जाता है। अगर एनवायरमेंट अच्छा हो, पॉजिटिव हो, अगर एनवायरमेंट पॉजिटिव है तो क्या होगा? फील पॉजिटिव लोगे, फील पॉजिटिव होगी, थॉट पॉजिटिव लोगे, थॉट पॉजिटिव होगा, एक्शन पॉजिटिव जाएंगे, एक्शन बार बार पॉजिटिव होंगे तो नेचर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो क्या नेचर बदली जा सकती है? बताइए। बदल सकते हैं नेचर? जल्दी बताइए, टाइम दे रही हूं आपको। कितने बंदे एग्री करते हैं नेचर बदल सकते हैं? अनिल जी का थम्स अप आ गया, सुनीता जी का आ गया। अगर एनवायरमेंट चेंज किया जाए तो नेचर चेंज होती है। यानी कि एनवायरमेंट चेंज होगा तो हमारे विचार चेंज हो जाएंगे, विचार बदलेंगे हमारा व्यवहार चेंज हो जाएगा, व्यवहार बदलेंगे हमारे कर्म चेंज हो जाएंगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। हो रहा है क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया वास्तु का? कहाँ से रूट कॉज, कहाँ से शुरू होती है? वास्तु बेकार है, वास्तु बेकार है, वास्तु कुछ नहीं करता। भाई वास्तु एनवायरमेंट बना के दे रहा है आपको। अब आपको एनवायरमेंट बनाना ही नहीं आ रहा तो उसमें बेचारा वास्तु अकेला क्या करेगा? आपके सबकॉन्शियस माइंड में वैसा सा एनवायरमेंट आपका सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग को क्रिएट कर देगा। आपके अंदर फीलिंग क्रिएट की, सिक्योरिटी की, पॉजिटिविटी की, लव की। थॉट कैसा आएगा? सब मेरे बहुत प्यारे हैं। एक्शन कैसे लोगे? सबको आगे आप प्यार ही दोगे, अच्छे से बात करोगे, प्यार से रहोगे, किसी को जरूरत है हेल्प करोगे। नेचर कैसी हो जाएगी? हेल्पिंग। रूट कॉज क्या है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट देने के लिए ही तो हम बच्चों के लिए स्कूल अच्छे से अच्छा चुनते हैं। आज की डेट में सबसे बढ़िया देखा जाता है टीचर कौन सी है, स्कूल का एनवायरमेंट कैसा है। नहीं तो सारे बच्चे अभी तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। एनवायरमेंट के को क्रिएट करने के लिए, अपने बच्चे को अच्छा एनवायरमेंट देने के लिए ही हम बड़े से बड़े स्कूल में बच्चों को डालते हैं। वो बात और है कि अब हमने स्टेटस के साथ स्कूल को जोड़ रखा है। जी हमारा बच्चा ये वाले स्कूल में जा रहा है क्योंकि स्टेटस सिंबल है। जबकि अंदर से जो मेन बात होती है वो एनवायरमेंट होती है।
जैसे माहौल में, जैसे मित्रों के साथ, जैसे दोस्तों के साथ वो रहेगा, जिस एनवायरमेंट में रहेगा, वैसा सा वो नेचर को अडॉप्ट करता है। इसीलिए संगत का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। क्लियर? वास्तु काम करता है नहीं करता? अब वास्तु अगर सबको लगता है काम करता है तो हैंड रेज कीजिए जरा। करता है काम? करेगा? चलिए, अब बात कर लेते हैं रेमेडीज क्या है। सबसे पहले तो रेमेडीज का फंडा क्लियर करते हैं। रेमेडीज क्या है? रेमेडीज कोई हवा नहीं होता। रेमेडीज हमारी लाइफ को इजी करने का एक तरीका होता है। हमें गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पंखा चला दिया, एसी चला दिया। एसी पंखा क्या है? रेमेडीज हैं। सन अपनी गर्मी पूरे प्रॉपर हर किसी को एक साथ एक जैसी देता है। अब जिसके पास एसी है वो एसी की रेमेडी करेगा, जिसके पास पंखा है वो पंखे की रेमेडी करेगा। हमारे पास जिस चीज की जितनी अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से हम उस रेमेडी को यूज करते हैं। कपड़े धोने हैं, मिनटों में वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन है क्या? रेमेडी तो है, आपकी लाइफ को इजी कर रही है। यही तो बात है ना। हमने क्या हुआ बना दिया रेमेडी को? अपनी चीजों को इजी करना ही रेमेडी का काम है। रेमेडी आपके भविष्य को नहीं बदल सकता। वास्तु आपके एनवायरमेंट पे काम करता है, आपके भविष्य को नहीं बदलेगा। क्लियर? क्लियर है? बढ़ू आगे? चलिए, अब देखते हैं वास्तु कैसे वर्क करता है। वास्तु मेनली तीन चीजों पर वर्क कर रहा होता है। पहला होता है हमारी लैंड एनर्जीज। ये लैंड एनर्जीज धरती के अंदर की एनर्जीज होती हैं, जिसका इम्पैक्ट वहां पर बने हुए मकान, घर, भवन पर पड़ता है। और ये सूक्ष्म तरीके से होती हैं, इसका हमें पता नहीं लगता। अभी अगर मैं बात करूं जियोपैथिक स्ट्रेस, ये सुना होगा आपने, जियोपैथिक स्ट्रेस है। ये लैंड एनर्जी होती है। जब लैंड एनर्जी डिस्टर्ब होती है, जब नेगेटिविटी लैंड्स में आ जाती है, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस को रेडिएट करती हैं, जिसका नाम दिया गया जियोपैथिक स्ट्रेस। लैंड के नीचे जो प्लेट्स होती हैं, जब वो उनमें आपस में टकराती हैं, एक नेगेटिविटी, एक नेगेटिव, इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। ये लैंड एनर्जी होती है। ये वास्तु का एक मेन पार्ट है जिसको वास्तु में देखा जाता है। जब भी किसी जगह का भवन का निर्माण होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले वहां की जो मिट्टी होती है उसको चेक करके लैंड एनर्जीज को देखा जाता है, वहां पे लैंड एनर्जीज कैसी। हर भवन का एक पर्पस होता है। पर्पस कैसे होता है? घर का क्या पर्पस है? आपको सुख शांति देना। यानी कि वहां की एनर्जीज कैसी होनी चाहिए? सुख शांति वाली, आराम वाली, ताकि आप घर में आए आपको आराम मिले। एक फैक्ट्री की लैंड एनर्जी कैसी होनी चाहिए? वो एनर्जी कैसी होनी चाहिए? फास्ट होनी चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए। मशीनें रेगुलर चलनी चाहिए, मशीनें नहीं रुकनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। मजदूर रेगुलर होने चाहिए जो काम करे, प्रोडक्शन रेगुलर होनी चाहिए। वहां पे आराम वाली एनर्जीज नहीं चाहिए हमें। चाहिए आराम वाली? नहीं चाहिए। किसी शोरूम में, किसी ऑफिसेज में हमें आराम वाली, घर वाली एनर्जीज नहीं चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए? फुटफॉल वाली। ग्राहक आते रहे, हमसे सामान खरीदते रहे, कोई ना कोई घुसता रहे शोरूम में, शॉप में, लेता रहे कुछ ना कुछ, हमारी सेल होती रहे। वहां आराम वाली एनर्जीज नहीं चाहिए। वहां कौन सी एनर्जी चाहिए? फ्लो वाली एनर्जी चाहिए। कौन सी लैंड एनर्जी? फ्लो वाली।
ये होता है लैंड एनर्जी का काम। सेकंड होती है स्ट्रक्चरल एनर्जीज। इसका बड़ा जबरदस्त इफेक्ट। स्ट्रक्चरल एनर्जीज में क्या आता है, घर कैसे बना हुआ है, उसके आसपास क्या चीजें हैं, कुछ लैंड एनर्जीज में चली जाती हैं, कुछ स्ट्रक्चर में आती है। भवन जो है, बेडरूम कहाँ पे बना हुआ है, टॉयलेट कहाँ पे बना हुआ है, किचन कहाँ पे बना हुआ है, ये सब स्ट्रक्चर होता है। ये एनर्जीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले ये एनर्जी हमारे कंट्रोल में थी, लेकिन जब से फ्लैट सिस्टम आया, जब से बिल्डर सिस्टम आया, हर फ्लैट हर बिल्डर अपने हिसाब से बना रहा है, कहीं भी कुछ भी बनाता है। आपको बना बनाया मकान मिलता है, स्ट्रक्चर पर आपका कंट्रोल खत्म हो चुका है। जब हम कोई घर जमीन से बनाते हैं तब हम लैंड एनर्जीज को चेक करते हैं, फिर स्ट्रक्चर उस हिसाब से अलाइन करवाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर भी एक एनर्जी रेडिएट करता है। अब स्ट्रक्चर में बेडरूम की पोजीशन, किचन की पोजीशन क्या है, कितना एरिया छोड़ा हुआ है, किस हिसाब से टॉयलेट बनाए गए हैं, किस डायरेक्शन में बनाए गए हैं, ये सब स्ट्रक्चरल एनर्जीज में आता है, जो अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है, क्योंकि अब हम रहते हैं फ्लैट्स में। दिल्ली, बॉम्बे, जितने भी ये महानगर हैं, इन सब में फ्लैट सिस्टम है। एक फ्लोर एक के पास होगा, दूसरा फ्लोर दूसरे के पास, तीसरा फ्लोर तीसरे के पास। अब इसमें ना तो लैंड एनर्जी पे हमारा कंट्रोल है, ना स्ट्रक्चर एनर्जी पे कंट्रोल है, इन दोनों पे हमारा कंट्रोल नहीं। तीसरी एनर्जी आती है कॉस्मिक एनर्जी। ये एनर्जी होती है, ये एनर्जी क्रिएट करती है जो हमारे घर में सामान होता है। हमारा सामान किसी ना किसी प्लैनेट को इंडिकेट करता है, जो कि एक कॉस्मिक एनर्जी तैयार करता है। अब हमारा कंट्रोल है कॉस्मिक एनर्जीज पर, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी को हम बैलेंस करके काफी हद तक अपने वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं। अब फ्लैट्स पे फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स पे फ्लैट्स हैं, जितना ये ऊपर जाता जाएगा उतना कॉस्मिक एनर्जी का इफेक्ट ज्यादा होते जाएगा। ये जो वास्तु है, ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ये सारा हम कॉस्मिक एनर्जी अब पढ़ने वाले हैं। तैयार है सब कॉस्मिक एनर्जीज को पढ़ने के लिए? वास्तु की थम्स अप दे दीजिए अगर आप सब तैयार। चलिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं वास्तु कहाँ से आया। कितने लोग हैं जो वास्तु की स्टोरी को जानते हैं? हैंड रेस कर दीजिए जिसको वास्तु की स्टोरी पता है। वास्तु पुरुष की स्टोरी को जिसको पता है, हैंड रेस कर दीजिए। अगर पता है तो फिर मैं ये स्किप कर दूंगी। किसी का भी हैंड रेज नहीं है, इट मीन्स मेरे को वो स्टोरी अब आपको सुनानी है। ये देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है, देख रहे हैं आप लोग? स्क्रीन है, थम्स अप दे दीजिए। स्क्रीन है आपके आगे? जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कोई पुरुष नुमा है, जो कि औंधे मुंह लेटा हुआ है। हाथ उसके अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, मुंह उसका नीचे की तरफ है। दिखाई दे रहा है आपको? ये व्यक्ति या ये जीव कौन है, अब हम इसको जानेंगे। ये है वास्तु पुरुष। ये क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वास्तु पुरुष की, अब हम इसको जानने वाले हैं, क्योंकि इसको जाने बिना आप वास्तु को समझ नहीं सकते। ये एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं आप उसको नहीं समझ सकते जब तक आपको वास्तु पुरुष नहीं पता कौन है। चल, प्राचीन काल में की बात है। ये एक हमारे स्टोरी है हमारे ग्रंथों में वास्तु पुरुष की, वही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव और अंधकासुर नामक राक्षस,
इन दोनों की का युद्ध हो रहा था। पहले के टाइम में जो युद्ध होते थे वो देवताओं और राक्षसों के बीच में होते थे। जो राक्षस थे वो चाहते थे कि पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हमारी सत्ता हो, हमारी चले। और जो देवता थे वो चाहते थे कि हमारी चले, क्योंकि ये राक्षस है, ये ढंग से किसी को चलने नहीं देंगे, मार पीट सारा विध्वंस कर देंगे, ब्रह्मा जी की बनाई हुई इतनी अच्छी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस उसमें एक दूसरे के ऊपर सत्ता पाने के लिए इनका युद्ध चलता था, देवताओं और राक्षसों का। युद्ध में भगवान शिव और अंधकासुर नामक राक्षस का युद्ध हो रहा था। उस युद्ध के दौरान भगवान शिव के पसीने की एक बूंद इस सृष्टि पर गिरी, पृथ्वी पर गिरी। उसने एक उससे एक जीव उत्पन्न हुआ। और वो जब जीव उत्पन्न हुआ तो उस जीव वो जीव जो था वो बहुत भूखा था। उसके सामने जो आ रहा था वो उसको खाता जा रहा। अब इस उसमें जो देवता थे उन्होंने समझा कि ये कोई राक्षस उत्पन्न हुआ है जिसने जो कि सारी अब सृष्टि को खा जाएगा। और राक्षसों ने समझा कि देवता ने कोई अपनी युति करी है, ऐसा है ये तो सारे राक्षस खा जाएगा। उसके सामने जो जीव आ रहा था, देवता राक्षस जो भी जीव आ रहा था वो खाता चला जा रहा था। आनन फानन में राक्षस और देवता में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उस जीव को उन्होंने उल्टा गिराया, जिसको जहां जगह मिली राक्षस देवता को उसके ऊपर चढ़कर वो बैठ गए। इसी स्टेज में इस राक्षस को औंधे मुंह गिराया और इसको इसी पोजीशन पर इसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। अब ये बात पहुंची ब्रह्मा जी के पास कि ऐसे ऐसे हुआ है। अब ब्रह्मा जी को के पास जब बात गई, ब्रह्मा जी को पता लगा ये तो शिव जी के एक पसीने की बूंद से बना जीव है। अगर इसको छोड़ता हूं तो मेरी सृष्टि खा जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो हो सकता है वो जो शंकर है, भगवान शिव है, वो नाराज हो जाए। नाराज होंगे तो भी वो सृष्टि तांडव करेंगे, सृष्टि वैसे ही खत्म। तो उन्होंने एक युति करी। उन्होंने इस जीव को सबसे पहले तो नाम दिया वास्तु पुरुष, और इसको शक्तियां दी। क्या इसको आशीर्वाद में मिला? जब भी कोई भूमि पूजन करेगा, किसी घर का निर्माण करेगा या गृह प्रवेश करेगा, उस भूमि पूजन में ये जो है वास्तु पुरुष, ये अपने आप वहां पर विद्यमान हो जाएंगे। और वहां पर विद्यमान हो जाएंगे और वहां पर रहने वाले को इनकी पूजा करनी होगी, इनको प्रसन्न करना ही होगा। अगर वहां पर रहने वाले से ये वास्तु पुरुष प्रसन्न हुए तो इनका भोजन बनेगा। उस घर में रहने वाले जो जीव हैं उनके दुखों को, उनकी पीड़ाओं को, उनके उनकी बीमारियों को सब ये उसको खा जाएगा, अगर ये वास्तु पुरुष खुश हुआ। और अगर ये वास्तु पुरुष वहां रहने वाले जो लोग हैं उनसे नाराज हुआ, उनसे रुष्ट हुआ, तो ये उनके सुख, संतुष्टि, समृद्धि, सब चीजों को, सब पॉजिटिव चीजों को खा जाएगा। तभी से जब भी किसी भूमि का निर्माण होता है, आप गृह प्रवेश करते हैं या कोई नया घर बनवाते हैं, तो उसमें सबसे पहले वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है। अब जब भी आप गृह प्रवेश करें या कोई भूमि पूजन करें, आप देखिएगा वहां पर वास्तु पुरुष को बुलाया जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए उनको भोग दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, ताकि वहां रहने वाले जो लोग हैं वो संतुष्ट रहें, सुखी रहें। ये सब ब्रह्मा जी ने कहा। ये कहकर ब्रह्मा जी उस वास्तु पुरुष की नाभि में प्रवेश कर गए, यानी कि ब्रह्मा जी की वास्तु पुरुष की नाभि में ब्रह्मा जी का वास है।
इसीलिए इसको ब्रह्म स्थान कहा गया। ये जो वास्तु पुरुष है, इसका जो सर है वो ईशान कोण में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है। और इसके जो पैर हैं वो नेतृत्व कोण में है, यानी कि साउथ वेस्ट में पैर है इसके। ये इसकी पोजीशन है। यही कारण है वास्तु में नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट का जो ये जोन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट माना गया। यहाँ पर अगर दिक्कत होती है तो सबसे ज्यादा वास्तु दोष को क्रिएट करती है, क्योंकि ये ऊपर वास्तु पुरुष का सर है जो कि डेलिकेट होता है, और पैर जो है साउथ वेस्ट में। कितनों ने सुना है नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखो, नॉर्थ ईस्ट को साफ रखो? सुना है? आजकल तो रील्स इतनी आ रही हैं। यही कारण है, नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं कि हल्का रखो, साफ रखो, क्योंकि वहां वास्तु पुरुष का सर है। अगर नॉर्थ ईस्ट को भारी करा तो ये भार वास्तु पुरुष के सिर पे जाएगा, और अपना पीड़ित सिर वो आपके सिर में दर्द कर देगा। जिनके भी नॉर्थ ईस्ट भारी होते हैं उनके घर में किसी एक का हमेशा सिर दर्द रहेगा, सिर में टन 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 बजती रहेगी। डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर कहेगा कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है। वो वहम नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट भारी करोगे, सिर दर्द रहेगा, क्योंकि वो वास्तु पुरुष के सिर में दर्द करेगा, और वास्तु पुरुष उठा के तुम्हारे सिर में दर्द करेगा। ये लॉजिक होता है, नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखना चाहिए। साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए। क्यों भारी होना चाहिए? क्योंकि वहां पर वास्तु पुरुष के पैर हैं। पैर भारी होते होंगे, पैरों में वजन होगा, तभी आपके जो बॉडी वेट है वो उठा पाती है बॉडी। जिनके पैर कमजोर होते हैं वो चल नहीं पाते हैं। पैरों को भारी होना जरूरी, भारी से मतलब पैरों में शक्ति होना। इसलिए वास्तु पुरुष के जहां पर पैर होते हैं उसको भारी रखा जाता है, और नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट को हल्के के साथ साथ हमेशा साफ रखा जाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपने भारी रख दिया, उलझी हुई तारे रख दी, गंदगी रख दी, स्टोर बना दिया, गंदा चीजें डाल दी, वो सारा गंद आपके दिमाग में आ जाएगा। आपके विचार ऐसे हो जाएंगे, आपका दिमाग चलता रहेगा, आपको पता नहीं लगेगा मेरे दिमाग क्यों इतना चल रहा है, क्यों इतना उलझा हुआ है, क्यों इतने विचार मेरे को आ रहे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्लीन नहीं है। जो गंद नॉर्थ ईस्ट में है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं क्लिकिंग उसकी होती रहेगी। ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करेगा कि आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? हो रहा है? ब्रह्म स्थान, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा का वास है, ये भी हल्का रखा जाता है। यहाँ पर भी भारी सामान नहीं रखा जाता, क्योंकि ये वास्तु पुरुष की नाभि है। अपनी नाभि पर बहुत ज्यादा कुछ रखकर देखो, आपका पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा, या कोई ना कोई बीमारी होती है जब पेट पेट में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ब्रह्म स्थान का बहुत ध्यान रखा जाता है, ब्रह्म स्थान को हल्का रखा जाता है। ब्रह्म स्थान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके घर का, क्योंकि ये आपके घर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपने सुना होगा सारी बीमारियां पेट से। सुना है? सारी बीमारियां पेट से आती हैं। ऐसे ही आपके घर की सारी एनर्जी ब्रह्म स्थान से है। आपके घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंट्रेंस, जहां से बाहर की एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। आपके घर का मुंह होता है एंट्रेंस। यहां से नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है, वो एनर्जी घूमती है आपके घर में।
इसीलिए एंट्रेंस का बहुत ध्यान रखा जाता है, कौन सी एंट्रेंस है। मैं फेसिंग की बात नहीं कर रही, फेसिंग अलग होता है, एंट्रेंस अलग होती है। ये लॉजिक मैं अभी आपको समझाऊंगी क्या अलग होता है। ये बहुत मिथ है कि फेसिंग भी वही है एंट्रेंस भी वही है, नहीं। फेसिंग अलग है, एंट्रेंस अलग है। फेसिंग क्या होता है? जहां से आपका फेस का मुख होता है। एंट्रेंस क्या होती है? आजकल फ्लैट्स में क्या होता है, फेसिंग तो दूसरी तरफ होती है, एंट्रेंस दूसरी तरफ से हो। एंट्रेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फेसिंग से। एंट्रेंस वो होता है जहां से पहला कदम आपके घर के अंदर आता है, यानी कि पहले डोर जिसको खोलने से आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं, वो होती है आपकी एंट्रेंस। वो एनर्जी को लेकर आती है आपके घर में, नेगेटिव या पॉजिटिव, और वही एनर्जी आपके घर में घूमती है। दूसरा मेन हिस्सा होता है घर का किचन। किचन मेन एक्टिविटी होती है आपके घर की। अगर किचन में दोष होगा तो आपके घर में सभी लोगों में वो दोष दिखाई देगा। कैसे? क्योंकि किचन, जैसा अन्न बनेगा, जैसा अन्न खाओगे, जिस भावना से अन्न बना है, वो सबके अंदर जाएगा थोड़ा थोड़ा। इसीलिए दो तीन लोग किसी घर के अगर बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली करते हैं तो चौथा अपने आप करने लगेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टॉयलेट। ये वो एनर्जी होती है जो आपके बॉडी के टॉक्सिक को बाहर निकालती है, ये वो प्लेस होता है। और इसका भी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तीन एक्टिविटीज आपके घर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लेकर आती है। नॉर्थ ईस्ट हल्का, साउथ वेस्ट भारी, ब्रह्म स्थान हल्का, एंट्रेंस किचन टॉयलेट का अगर आपने ध्यान रख लिया, काफी वास्तु दोष क्योर हो जाते हैं इससे। क्लियर हो रहा है? थम्स अप दे दीजिए अगर क्लियर हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, थम्स अप दे दीजिए। थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे ना, मेरा भी एक वे बनता है। थम्स अप दे दीजिए जिसको भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, चाह रहे हो कि और डीप में लेके जाऊं आपको। थैंक यू नागेश जी, थैंक यू। चलिए, अब जिस स्थिति में ये वास्तु पुरुष है, उस स्थिति में हमारी डायरेक्शंस डिसाइडेड होती हैं। हमेशा नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर ही रहेगा, ये सेट है। साउथ वेस्ट में पैर रहेंगे, ये सेट है। बेसिक वास्तु सेट है बिल्कुल। जैसे ये सारी दिशाएं सेट है, वैसे ही इनके एट्रीब्यूट सेट है, चेंज नहीं होंगे। आंखों का काम है देखना, आंखों से सुना नहीं जा सकता, चाहे कितने भी ऑपरेशन करा लो आंखों के, क्योंकि ये हमें नेचर ने दिया है। कानों से सुनेंगे, कानों से हम देख नहीं सकते चाहे चार आंखें लगवा लो, क्योंकि ये हमें नेचर ने दिया है। ये सारा सारा का सारा हमारा सेट है, नेचर ने सेट करके दिया है। हर अंग का, हर ऑर्गन का अपना अपना एक पार्ट है। जब ये सारे अपने अपने पार्ट पूर्ण रूप से सही तरीके से चलता है तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहती। लेकिन जब हमें कहीं गड़बड़ आती है, मान लो हमारी आंखें वीक हो रही हैं, तो हम रेमेडी करते हैं। कैसे? आंखें वीक होंगी, हम चश्मा लगाएंगे, हम उसकी रेमेडी करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आंखों से हम सुनना शुरू कर दें, ये इम्पॉसिबल है। कानों से हमें कम सुनाई दे रहा है, हम रेमेडी में क्या करेंगे? सुनने की मशीन लगाएंगे, ये रेमेडी करेंगे। लेकिन कानों से हम बोलने लगे, ये हो नहीं सकता।
अगर कोई कह रहा है कानों से बोलने लगोगे, ये इंस्ट्रूमेंट लगा लो जी, ये टोटका कर लो, ये प्लेट लगा लो, पागल बना रहे, हो ही नहीं सकता। ऐसे ही हमारा जो ये डायरेक्शंस होती हैं, हर डायरेक्शंस जो होती है, इसके अपने अपने एट्रीब्यूट हमारे फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होंगे। दुनिया भर की रेमेडी लगा लो, इवन देन इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। आंखों से हम सिर्फ देख सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते। कानों से सुन सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, हमारे ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं। लीवर हमारा धड़क नहीं सकता, धड़केगा दिल ही। हाँ, उसमें खराबी आ रही है, हम उसमें ऑपरेशन कराते हैं, चीजें ठीक करते हैं, दवाइयां खाते हैं, दिस इज कॉल्ड रेमेडी। जो चीज जहां है वो वहीं रहेगी, जो डायरेक्शंस का अपना एट्रीब्यूट है वो फिक्स्ड रहने वाला है, नेवर चेंज। क्लियर? अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शंस हमें क्या देती हैं। जैसे हम बचपन में, हम बचपन में क्या, हमें खुद ही पता है, आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ये तो हमें बचपन से ही पता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शंस हमें क्या देने वाली हैं। आप लोगों ने चार डायरेक्शंस मेनली सुनी होंगी, सुनी है ना चार डायरेक्शन? थोड़ा डायरेक्शंस को देख लेते हैं। आप देखिए, मेनली हमारी फोर डायरेक्शंस होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हमारी प्री डिसाइडेड डायरेक्शंस हैं, है ना? ये सबने सुनी हुई है। इन्हीं डायरेक्शंस को जब हम सब डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 8 डायरेक्शंस आ जाती हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इसके अंदर नॉर्थ और ईस्ट दोनों का आ जाता है। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये 8 डायरेक्शंस हैं। हमारा जो वैदिक वास्तु है इन 8 डायरेक्शंस पर अपना वर्क कर, इन एनर्जीज को सेट कर। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न वास्तु, जो कि 16 डायरेक्शंस पर काम करता है। अब ये 16 डायरेक्शन कैसे बनती है हम वो देख। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के जो बीच का पार्ट है, ये वाला नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का पार्ट है, जो कहलाता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के जो बीच का पार्ट है, ये कहलाता है नॉर्थ 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 ईस्ट हो गया ना, ये कहलाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यानी कि इसमें थोड़ा भाग नॉर्थ ईस्ट का है, थोड़ा भाग ईस्ट का है। अब आ रहे हैं हम ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच के पार्ट को, जो कहलाता है हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट और साउथ के जो बीच का पार्ट है, ये कहलाता है साउथ साउथ ईस्ट। इसमें साउथ का भी पार्ट है और साउथ ईस्ट का भी पार्ट है। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का पार्ट कहलाता है साउथ साउथ वेस्ट, जिसमें साउथ के भी एट्रीब्यूट्स है, साउथ वेस्ट के भी एट्रीब्यूट्स है। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का पार्ट है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का पार्ट है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट।
नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच का पार्ट है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से हमारे 16 जोन्स डिवाइड हो जाते हैं जिस पर मॉडर्न वास्तु अपना वर्क करता है। ये जो 16 डायरेक्शंस हैं, इसके अपने अपने पार्ट्स हैं, अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने अपने गुण धर्म। प्रॉब्लम कब आती है? आप लोगों ने वो देखा होगा पहले के टाइम पे जब टीवी दूरदर्शन आते थे, जब एरियल ऊपर लगते थे, थोड़ा सा भी वो एरियल घूमता था टीवी का बिगड़ जाता था सिस्टम, होता था ना ऐसे। हम क्या करते थे, ऊपर भेजते थे, जाओ उसको घुमाओ, थोड़ा सा एंगल ठीक करते थे और नीचे टीवी ठीक आता था, है ना। ऐसे ही ये जितने भी 16 जोन्स हैं, इनकी अपनी अपनी फ्रिक्वेंसीज होती हैं। जब वो फ्रिक्वेंसीज बिगड़ती हैं तो ये अपना एट्रीब्यूट देना बंद कर देते हैं। जैसे आंख में जब हम एजी हो जाते हैं, मोतिया आ जाता है, तो वो दिखना कम हो जाता है ना। फिर हम उसका इलाज करते हैं, हम ऑपरेशन कराते हैं। ऐसे ही इन जोन्स की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसीज होती हैं। जब हम उस फ्रिक्वेंसीज में प्रॉब्लम आती है तो ये नेगेटिविटी रेडिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो देना चाहते हैं ये वो हमें नहीं दे पाते, जिसके कारण उन चीजों की हमारी लाइफ में कमी आ जाती है और हम जो है अपनी लाइफ से परेशान होने लगते। अब रेमेडीज द्वारा हम क्या करते हैं, इन फ्रिक्वेंसीज को सेट करते हैं। जैसे हम वो एरियल घुमाते थे ना, सेट करते हैं फ्रिक्वेंसीज को। या अभी भी रेडियो जब हम लगाते हैं तो फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं ना। एफएम लगाना होता है, उसका हम फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं। या टीवी में जब हमने कोई दूसरा चैनल चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, रिमोट से वो चैनल चेंज करते हैं। चैनल चेंज मीन्स वो फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं, है ना। ऐसे ही इन डायरेक्शंस की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसीज हैं। जब उनमें प्रॉब्लम आएगी उसको कह देते हैं वास्तु दोष। कुछ वास्तु दोष महादोष होता है जो ज्यादा हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ दोष कम होते हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन क्या होता है, जब भी आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, आपका नाक बंद होगा, जुकाम होगा, तो क्या होगा, गला साथ में खराब हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। पेट में दर्द हो रही है, डायरिया हो रहा है, बुखार अपने आप चढ़ गया, बुखार हो रहा है, सिर दर्द अपने आप उसमें गिफ्ट में मिलता है हमें। ऐसे ही जब एक फ्रिक्वेंसी बिगड़ती है वो उसके साथ दूसरी फ्रिक्वेंसी को बिगाड़ देती है। यानी कि एक जोन बिगड़ा, अपने साथ वो दूसरा भी लेके जाएगा। जुकाम हुआ, गला खराब अपने आप हो जाएगा, है ना। पेट में प्रॉब्लम हो रही है, बुखार डायरिया अपने आप शुरू हो जाएगा। बुखार हो रहा है तेज, सिर दर्द अपने आप हो गया, उसने अपने आप दूसरा क्रिएट कर दिया। ऐसे ही जोन्स भी, एक एट्रीब्यूट खराब होगा वो उसके साथ दूसरे को भी खराब करेगा। और जब दो तीन जोन्स एक साथ खराब होते हैं हमारी लाइफ में, वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में परेशानी को वेलकम कर जाते हैं। और हमें पता नहीं है ये क्या, कौन सा एनवायरमेंट तैयार हुआ हुआ है हमारे लिए। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया? थम्स अप दे दीजिए क्लियर हुआ है तो। चलिए, अब आप अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं उसके जवाब देती हूँ। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो हैंड रेस कीजिए, मैं उसके अब जवाब दूंगी। आप थैंक यू नागेश जी, अनिल जी, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस कीजिए कोई क्वेश्चन है तो। अब
अभी हैंड रेज नहीं हुआ, इट मीन्स मैं ये मान के चलूंगी आपको हर चीज समझ में आ रही है। अगर आपको हर चीज समझ में आ रही है, इट मीन्स आपको वास्तु बहुत बढ़िया से समझ आने वाला है। अब हमारी क्लास कल है। कल से मैं ये सारी फ्रिक्वेंसीज की बात करूंगी, कौन सा जोन आपको क्या दे रहा है उसकी बात करूंगी। उसके बीच में अगर आप कोई आपका क्वेश्चन होगा तो बीच बीच में पोज देके आपके क्वेश्चन के आंसर भी करो। क्लियर? आप चाहें, अगर इसको आप दोबारा से देखना चाह रहे हैं, आपका मन हो रहा है, आप यूट्यूब पर, ये लाइव है, आप यूट्यूब से इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। थैंक यू अनिल जी। नेक्स्ट क्लास कल होगी, आज से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। हाँ जी अनिल जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं पूछना, बाकी आपने जिस स्टोरी से, जिस तरीके से, बड़े तरीके से आपने वास्तु की जो बेस है वो समझाया ना, वो बहुत बढ़िया तरीका लगा। और ये इसमें है थैंक ना, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो अब हम कभी भूल पाएंगे, जो जी आज जी की जी क्लास में आपने बताया हमको। जी। हाँ, थैंक यू बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी थैंक मच। थैंक यू जी। हाँ ब्रिज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बने रहिएगा। और जो थर्ड डे होगा उसमें मैं किसी एक की ग्रिड लेके आपको लाइव बताऊंगी कि कैसे चीजों को देखा जाता है। हाँ जी, ये बताऊंगी हाउ टू चेक डायरेक्शन, ये मैं कल बता रही हूँ। तो जुड़े रहिएगा। कम से कम इतना बेसिक वास्तु सीख लीजिएगा कि रील्स वगैरह देखकर कुछ भी अपना नुकसान ना करे। ठीक है? चलिए अब हम मैम, कोई मिलेंगे। हाँ मैं एक जी। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ कोई पूछिए पूछिए। सॉफ्टवेयर वगैरह भी कुछ देंगे क्या इस कोर्स के साथ? इस कोर्स के साथ नहीं है, लेकिन आगे आपको मैं इंफॉर्मेशन जो दूंगी उसमें आपको सब मिलने वाला है। नहीं मतलब सॉफ्टवेयर जिससे कि भाई हाँ, किसी का भी एक बताऊंगी। फ्लोर प्लान अपना डाल दें और वो उसमें से डायरेक्शन सेट कर दे। बताऊंगी, थोड़ा सा क्लियर करूंगी चीजों को। ठीक है? ओके, चलिए ठीक है। अब हम थैंक यू वेरी मिलेंगे मच। नेक्स्ट क्लास। ओम श्योर शांति। श्योर मैम, थैंक यू वेरी मच।